नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी कक्षा कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। साहित्य में, भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण सामर्थ्य होता है वह है अपने आप को व्यक्त करना, भाषा में विस्तार देना और संक्षिप्तीकरण करना, यानी कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। तो भाषा के विस्तारीकरण के लिए निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। आइए देखते हैं निबंध किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, निबंध में शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, निबंध लिखते समय विद्यार्थियों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, निह और बंध। निह का अर्थ होता है भली प्रकार से और बंध का अर्थ होता है बांधना अथवा नियमों में किसी बात को बांधना। आप देख पा रहे हैं निबंध नि और बंध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से नियमों में बंधा हुआ। अब अच्छी तरह से नियमों में क्या बंधेगा? यह एक विधा है। आप जो लिखना चाह रहे हैं, जो शीर्षक आपको दिया गया है, उस शीर्षक के साथ अपने विचारों को अच्छी प्रकार से बांधने की प्रक्रिया निबंध कहलाती है। निबंध की परिभाषा हम लोग देखें। निबंध की परिभाषा है किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विचारों को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में प्रकट किया जाता है, निबंध कहलाती है। आपने देखा कि इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्रमबद्धता और विस्तार। पर जब कक्षा के स्तर पर आप निबंध लिखते हैं तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ लगभग 200 से 250 शब्दों में अपनी बात हमें कहनी होती है। अतः शब्द सीमा का निबंध लेखन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम विचार करेंगे कि निबंध के कौन कौन से अंग हैं। निबंध के अंग, निबंध को प्राय हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना, तत्पश्चात मध्य भाग या विषय का विस्तार और तृतीय स्थिति है उपसंहार अथवा निष्कर्ष। भूमिका में जो विषय आपको दिया गया है, जो शीर्षक आपको दिया गया है, उस शीर्षक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है। पाठक के मन में रोचकता जागृत की जाती है। ऐसा नहीं है कि निबंध केवल आप ही लिखते हैं या विद्यार्थी लिखते हैं। आपने पढ़े होंगे कितने अच्छे अच्छे निबंध हमारे पाठ्यक्रम में विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे 9वीं कक्षा में आपने एक व्यंग्यात्मक निबंध हरिशंकर परसाई जी का पढ़ा, प्रेमचंद के फटे जूते। इस प्रकार निबंध साहित्य की भी एक महत्वपूर्ण विधा है। अतः जब आप प्रस्तावना या भूमिका बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमिका के अंतर्गत आप इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म, एक स्थिति तैयार करें जिससे पढ़ने वाले उसे पढ़ने के लिए आकर्षित हो सकें। इन प्रारंभिक पंक्तियों को, इस प्रारंभिक अनुच्छेद को हम कहते हैं भूमिका। तत्पश्चात आपको निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। जो विषय शीर्षक के अंतर्गत आपको मिला है, उसे किन किन शीर्षकों के अंतर्गत आपको विस्तार देना है, किस प्रकार से उसे व्यक्त करना है, यह मध्य भाग के अंतर्गत आता है। मध्य भाग में हम विषय का विस्तार करते हैं ताकि विस्तृत रूप से विषय के संदर्भ में चर्चा की जा सके। और तत्पश्चात अंतिम
जो निबंध की स्थिति होती है, अंतिम भाग होता है, उसे हम कहते हैं उपसंहार अथवा निष्कर्ष। ऊपर के जितने निबंध को आपने, जितना भाग आपने लिखा, उसका अंततः निष्कर्ष क्या है, उसे 2 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में लिखने की परंपरा उपसंहार या निष्कर्ष कहलाती है। इस प्रकार आपने देखा कि निबंध हमेशा एक बहुत निश्चित उद्देश्य को लेकर के लिखा जाना चाहिए। बड़ा अच्छा एक उदाहरण हम निबंध के संदर्भ में सुनते हैं कि कई बार विद्यार्थी जब अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं तो वे इतना गहराई में चले जाते हैं कि विषय से उनका संपर्क टूट जाता है। अतः निबंध में हमें हर स्तर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में विषय के साथ हमारा संपर्क ना टूटे, हम लगातार विषय के साथ जुड़े रहें। बड़ा अच्छा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कुएं में हम किसी पत्थर को डालें, तो यदि हम कुएं में डालेंगे तो वह पत्थर गहराई तक जाएगा, और गहराई तक जाने के बाद क्या होगा, पत्थर डूब जाएगा। लेकिन यदि उसी पत्थर को हम एक धागे से बांध दें और बांधने के बाद उसे डालें, तो उसका संपर्क लगातार मुंडेर से बना रहेगा। निबंध कुछ ऐसा ही है। शीर्षक के साथ, विषय के साथ, मुख्य विचार के साथ लगातार उसका संबंध बना रहना चाहिए। आप ऊपर से नीचे तक जब उसे गहराई में ले जा रहे हैं तो आप उसे कितनी ही गहराई में लेकर के जाएं, पर किसी भी स्थिति में शीर्षक के साथ निबंध का संपर्क नहीं टूटना चाहिए। तो विस्तार के अंतर्गत जब मध्य भाग में आप निबंध के होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध विषय से अलग ना हो जाए, विषयांतर ना हो जाए। जिस मुख्य शीर्षक को लेकर के हम चले हैं उसके बारे में विस्तार से आपका निबंध बात करें। उसके बाद हम अंतिम स्थिति में या तीसरे भाग में पहुंचते हैं। यह तीसरा भाग है उपसंहार या निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंतर्गत जिस शीर्षक को लेकर हम चले हैं, जिस शीर्षक के बारे में हमने विचार व्यक्त किए हैं, उसी शीर्षक का, उसी विचार का निष्कर्ष या परिणाम हमें देना होता है। थोड़ी और निबंध के बारे में हम बात करते हैं ताकि विस्तार से आप इस विषय को समझ सकें। अब मैं आपके साथ बात करूंगा निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार यदि आपको पता है तो उससे लाभ यह रहेगा कि आप अपने निबंध की पहचान कर पाएंगे। देखिए, निबंध के प्राय प्रचलित 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा है भावात्मक निबंध, और चौथे प्रकार के जो निबंध हैं उन्हें हम कहते हैं व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंधों में आप क्या करते हैं? वर्णनात्मक निबंध जो साहित्यिक हमारे लेखक लिखते हैं उसमें वे किसी एक विषय को लेकर के उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ऐसे निबंधों को हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंधों में लेखक अपने किसी एक महत्वपूर्ण विचार को निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है। भावात्मक निबंध में भावुक जो अभिव्यक्तियां होती हैं वे निबंध का आधार बनती हैं और उनके माध्यम से लेखक अपने भावों को व्यक्त करता है। व्याख्यात्मक निबंध में आप किसी विचार की, किसी शीर्षक की विस्तार से व्याख्या करते हैं। अब भाव और विचार के साथ आपने समझ लिया होगा कि कविता के 2 अंग होते हैं। जब हम विषय की बात करते हैं उसमें एक भाव पक्ष होता है और दूसरा कला पक्ष होता है। तो निबंध में भावनात्मक विषय अलग होते हैं और विचारात्मक विषय अलग होते हैं। जैसे
आप देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में लगभग जो बड़े निबंधकार हैं, जिन्होंने निबंध साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सब निबंधकार रहे हैं, महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, इन सब ने निबंध लिखे हैं और उनमें से अनेक निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत प्रकार से भावात्मक निबंध लिखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अधिक विचारात्मक निबंध लिखते हैं। तो निबंधों के शीर्षक के अंतर्गत आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ विचार महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, अथवा आपको जो शीर्षक दिया गया है उसकी व्याख्या आप करने जा रहे हैं या आप अपने विषय का वर्णन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से निबंध के ये महत्वपूर्ण भाग होते हैं, निबंध के ये महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं और इनमें से सभी प्रकार के निबंधों का अध्ययन आपने पाठ्यक्रम में किया है। अतः आप अपने उस पूर्व ज्ञान का लाभ लें, उन निबंधों को पुनः पढ़ें और उसके माध्यम से आप देखें कि हमारे जो प्रतिष्ठा प्राप्त लेखक हैं वे किस प्रकार निबंध विधा की सहायता से अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब आप एक अच्छा निबंध लिखते हैं तो उस निबंध को लिखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले निबंध का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। निबंध के शीर्षक को जानने के पश्चात हमें उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि निबंध का जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में हम किस प्रकार से अपने शीर्षक को विस्तार देंगे। अंतिम जो निबंध का भाग है वह उपसंहार है, तो हमें वही निष्कर्ष देना चाहिए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने ऊपर चर्चा की है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस विषय की भूमिका तैयार करते हैं, भूमिका तैयार करने के बाद विस्तार देते हैं और विस्तार देने के बाद हम निष्कर्ष देते हैं। जैसे आपने खूब लिखा होगा पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम बताते हैं, फिर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण की कौन कौन सी हानियां हैं, पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जाता है और अंत में हम निष्कर्ष देते हैं कि किसी भी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा निबंध लेखन के दौरान ध्यान रखी जानी चाहिए। रूपरेखा तैयार करना, निबंध के प्रत्येक अंग की रूपरेखा आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। क्रमबद्धता, एक के बाद एक क्रमागत रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, इससे स्पष्टता रहती है, पाठक अच्छी प्रकार से आपकी बात को समझ पाते हैं। अतः क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। शब्द चयन, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी बताया आपको कि जो साहित्यिक निबंध होते हैं, बड़े लेखकों के निबंध होते हैं, उन निबंधों में और आपके निबंध में क्या फ़र्क है। आपके निबंध में और उन निबंधों में जो एक बड़ा फ़र्क होता है वह है शब्द चयन का। चूँकि आपके शब्द सामर्थ्य की सीमा है और उन लोगों के पास विपुल साहित्यिक शब्द संपदा होती है जिसके कारण वे श्रेष्ठतम निबंध लिख पाते हैं। पर आपको भी लगातार प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी भाषा में निरंतर नए नए शब्दों को स्थान दें, नए नए शब्द आप अन्य अन्य भाषाओं से सीखें और उन्हें व्यवहार में प्रयोग कर अपनी भाषा को समृद्ध करें। उसके बाद है काव्य पंक्तियाँ। आप लगातार कविताओं को पढ़ते आ रहे हैं। 10वीं कक्षा से पहले आपने 9वीं कक्षा तक लगातार बड़े बड़े कवियों को पढ़ा है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ा है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने उस पूर्व ज्ञान का प्रयोग इन निबंधों में करें। प्रकृति को लेकर हो, फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना।
तो ये पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं। तो यदि प्रकृति के बारे में आप बात कर रहे हैं, पर्यावरण के महत्व को आप अभिव्यंजना देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार की पंक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। आपने रहीम के दोहे पढ़े हैं, आपने कबीर को पढ़ा है, तो तमाम तरह की जिन कविताओं को आपने पढ़ा है, उन कविताओं के महत्वपूर्ण विषय को आप अपने निबंध में व्यक्त करना ना भूलें। तत्पश्चात हमारे सामने आता है शब्द चयन, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, सूक्तियाँ और लोकोक्तियाँ। सूक्तियाँ और लोकोक्तियाँ जो हमारे समाज में प्रचलित होती हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो लोकोक्ति से आप मतलब अर्थ समझते हैं, लोक में प्रसिद्ध उक्तियाँ। इन उक्तियों में अनुभव का एक गहरा खजाना छिपा होता है। तो इन उक्तियों के माध्यम से यदि आप अपनी बात को संबल देते हैं, यदि आप अपनी बात के उदाहरण के रूप में इन उक्तियों को प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके विचार की महत्ता बढ़ जाती है, आपके चिंतन का स्तर ऊपर उठ जाता है। अतः आपने जिन मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ा हो, उन मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अवश्य आप अपने निबंध में करें। समय सीमा, जैसा हमने पहले चर्चा की कि इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है, तो वह स्वयं पर नियंत्रण खो देता है और विचारों की बहुत गहराई में चला जाता है। इससे लगातार शब्द सीमा का अतिक्रमण हो जाता है, समय सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। किसी भी स्थिति में यह नहीं होना चाहिए। उसके बाद है शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इन सब नियमों का ध्यान रख के आप महत्वपूर्ण निबंध रचनाएं कर सकते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि हमने निबंध के जिन अंगों के बारे में बात की, जिन प्रकारों के बारे में बात की, व्यावहारिक रूप से उन्हें किस प्रकार से जीवन में उतारा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में लेंगे मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इस विषय पर निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें निबंध की रूपरेखा तैयार करनी होगी। और हम जानते हैं कि अपने निबंध को हमें 3 भागों में विभक्त करना है: भूमिका, विषय का विस्तार और निष्कर्ष। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह मुझे निर्धारित करना है। मैंने अपना वह लक्ष्य क्यों बनाया, उस लक्ष्य के प्रति मेरे आकर्षण का कारण क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने से समाज को क्या लाभ होगा। इन सब विचार बिंदुओं के इर्द गिर्द हम अपने निबंध को लिख सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दें कि राम अपना निबंध लिख रहा है और वह एक शिक्षक बनना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। अब राम आदर्श शिक्षक बनना चाहता है, तो शिक्षक बनने का लक्ष्य उसने क्यों चुना? क्योंकि वह अपने एक शिक्षक से बहुत अधिक प्रभावित है। तो विक्रम सिंह जो उसके शिक्षक हैं, उनके प्रभाव के कारण वह भी शिक्षक बनना चाहता है। तो निबंध में चर्चा की जा सकती है अपने आदर्श शिक्षक के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में कि शिक्षक जो आदर्श शिक्षक होता है उसके कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलती है। एक आदर्श शिक्षक क्या क्या कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के बड़े परिवर्तन कर सकता है। शिक्षकों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार लिखे जा सकते हैं। जैसे चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और विनाश उसके गोद में पलते हैं। वह चाहे तो निर्माण के लिए लोगों को आकर्षित कर सकता है, वह चाहे तो बच्चों को बहुत विनाशकारी बना सकता है।
तो इस प्रकार की प्रसिद्ध पंक्तियों के माध्यम से हम अपनी बात को महत्व देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, या हम लिख सकते हैं कि जिनके दर्शन मात्र काटता बंधन है, जिनके चरणों की रज मस्तक का चंदन है, श्री चरणों में श्रद्धा अनुदित विकसित हो, शिव स्वरूप गुरुदेव आपका वंदन है। मैं अपने गुरु के गुणों के कारण उनसे प्रभावित हूँ, अतः मेरे जीवन का लक्ष्य भी एक शिक्षक बनना है। तो इतने विचार हैं, इन सब विचारों में बहुत फैलाव है। इन सभी विचारों को एकत्र कर उसमें कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे डाल, उसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ डाल, उसमें कुछ सूक्तियाँ डाल, आप अपने निबंध की सृजना कर सकते हैं। अब हम विचार करते हैं एक दूसरे विषय पर जो बहुत ही समसामयिक विषय है। यह विषय है वैश्विक महामारी कोरोना। आज चारों तरफ कोरोना फैल गया है। इस कोरोना का भय समाज में व्याप्त है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। तो इससे बहुत से विचार बिंदु हैं जिन पर आप अपने निबंध में चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं कि कोरोना कहाँ से, कब, कैसे फैला। कोरोना के बारे में WHO को कब पता लगा, लोगों के सामने जो बातें नहीं आ सकी। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और देखी कि निबंध के विषय में जब आप विचारों को व्यक्त करते हैं तो आपका बहुपठित होना बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि आप चीज़ों को लगातार पढ़ते रहें, लगातार आप संपर्क में रहें, ताकि विस्तार से आप उस विषय के बारे में बता सकें। तो आप बात कर सकते हैं कोरोना कहाँ से फैला, कैसे फैला, इसे फैलने के कारण क्या हैं, किस प्रकार से इस कोरोना को रोका जा सकता है, किस प्रकार से इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। जैसे आपने देखा हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्विज का आयोजन किया। तो उस क्विज का आयोजन क्यों किया गया कि उसका मुख्य लक्ष्य यही था ताकि लोगों में जागरूकता फैले। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि कोरोना को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सामाजिक दूरी बना करके रखिए और लगातार आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग कीजिए। लगातार सरकार की तरफ से दी जाने वाली जानकारियों का, सरकार की तरफ से दिए जाने वाले निर्देशों का पालन कीजिए। निबंध में प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी श्रेष्ठ बुद्धि बन सकता है। जिस प्रकार कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के आने जाने से जो सिल बनी होती है उस पर भी निशान पड़ जाता है। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अच्छे भाव के व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए प्रवृत्त रहते हैं। जबकि बुरी संगत में यदि आप रहते हैं तो आपके जीवन में आठों पहर हर समय कष्ट ही कष्ट होते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जिनका स्वभाव श्रेष्ठ होता है, उन लोगों का बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार
चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु उनका विष चंदन को प्रभावित नहीं कर पाता। वह अपनी शीतलता, अपनी लोक कल्याण के भाव को नहीं छोड़ता। अब हम निबंध में प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इससे अभिप्राय है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वह हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करते हैं तथा उसे प्राप्त कर पाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं, पर स्वयं उन नियमों पर नहीं चलते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन से हार स्वीकार कर लेता है तो वह कभी भी जीत नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमें मानसिक रूप से बहुत अधिक सबल होना चाहिए ताकि हम जीवन में जीत को प्राप्त कर सकें। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन में जो भी हमें हानि अथवा लाभ, जीना अथवा मरना, यश अथवा अपयश प्राप्त होता है, वह प्रकृति के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल श्रेष्ठ कर्म करना है, अतः हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहते हैं उन्हें सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्रता सबसे बड़ी उपलब्धि है और स्वतंत्र रहकर ही मनुष्य अपने विचारों को स्वतंत्र बना सकता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि आपके विचार उत्तम हैं, यदि आपकी बुद्धि प्रबल है, तो आप जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आप के विचार श्रेष्ठ नहीं हैं तो निरंतर आपका जीवन कष्टों से भरा रहेगा। अतः इन कविता की पंक्तियों को, सूक्तियों को आप कंठस्थ करें, यह आपके लिए लाभप्रद है। तो आप देखते हैं कि जब हम किसी शीर्षक के अंतर्गत विचार करने लगते हैं तो उस शीर्षक के तहत कितनी ही बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं। जब आप निबंध लिखने बैठते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन तमाम तरह की जानकारियों को आप एक स्थान पर एकत्र करें, उनकी रूपरेखा बनाएं, उन्हें क्रमबद्धता दें, शब्द सीमा का ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखें तथा उसे व्यक्त कर दें। एक बड़ा कुटेव, एक बुरी बीमारी प्राय निबंध लेखन में देखने में आती है। हमारे विद्यार्थी लगातार विभिन्न प्रकार की गाइडों से या सहायक पुस्तकों से निबंध देखकर लिख देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जब आप इस तरह से दूसरे के विचार, उधार के विचार व्यक्त करते हैं तो इससे सही अर्थों में आपकी भाषा का विकास नहीं हो पाता। आप इस तथ्य को समझिए कि निबंध आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं, निबंध आपसे क्यों लिखवाए जाते हैं। निबंध लिखवाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आपके भीतर जो महत्वपूर्ण विचार पनपते हैं उन विचारों को बाहर लाया जा सके। आपके अंदर जो महत्वपूर्ण भाव हैं उन भावों को शब्द दिए जा सकें। अभ्यास के लिए आपके सामने पाठ्यक्रम में ही निबंध शामिल हैं। उन्हें अपने आदर्श के रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए तथा लगातार
आपको अपने निबंध सामर्थ्य में वृद्धि करनी चाहिए। आपने देखा आपका शब्द चयन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, यहाँ तक कि नियमित रूप से समाचार पत्र को पढ़ना, टीवी देखना, यह भी आपके निबंध लेखन क्षमता में विपुल वृद्धि कर सकता है। अतः आप लगातार यह प्रयास करें कि आपके निबंध में मौलिकता रहे। आप दूसरे के विचारों को अपने निबंध के माध्यम से व्यक्त ना करें। निबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आनंददायक साहित्यिक विधा है जो आपकी भाषिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लगातार निबंध पढ़ते रहें, निबंध लिखते रहें और निबंध के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।